हेलो बच्चों, आपने अभी इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कवि की कल्पना में आगे क्या है। निशा काल से चिर अभिशापित बेबस उस चकवा चकवी का बंद हुआ क्रंदन फिर उनमें, उस महान सरोवर के तीरे शय वालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। जैसा कि अभी तक आपने देखा कि नागार्जुन जी कवि जो हैं ये प्रकृति के कवि भी माने जाते हैं और इन्होंने बादलों को पहाड़ पर किस तरह से बादल आते हैं और उसके बाद क्या क्या चीज़ें होती हैं, बादल बसंत ऋतु आने पर किस तरह से पशु पक्षी भी खुश हो जाते हैं, इसके बारे में वर्णन किया है। अभी उन्होंने दिखाया कि वसंत ऋतु का जो प्रभात था उसमें हवा धीमे धीमे बह रही थी, उगते हुए सूर्य की मृदु किरणें थी जो पहाड़ों पर ऐसे पड़ रही थी मानो स्वर्ण पिघलाकर उन पर डाल दिया गया है। लेकिन यहीं पर एक विरह की भी कथा चल रही थी। विरह चकवा चकवी का, जैसा सबको पता है कि चकवा चकवी एक पक्षी हैं जिनके बारे में ये जनश्रुति है कि वो रात में एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं और एक दूसरे से बिछड़ कर एक दूसरे को पुकारते हैं। उस विरह वेदना का आगे वर्णन है। चिरकाल से चिर अभिशापित बेबस उस चकवा चकवी का बंद हुआ क्रंदन फिर उनमें, उस महान सरोवर के तीरे। मतलब रात्रि में जो चकवा चकवी बिछड़ गए थे वो दोबारा आपस में मिल सकेंगे क्योंकि सूर्य की किरणें उदय हो गई हैं और एक अभिशाप जो उनको प्राप्त था कि वो रात्रि काल में अलग हो जाएंगे, जबकि चकवा चकवी ऐसे पक्षी माने जाते हैं जो हमेशा साथ रहते हैं। तो अब वो वापस से मिल जाएंगे और वापस से जो उनका करुण क्रंदन था वो समाप्त हो जाएगा। और ये कहाँ होगा उनका मिलन? उस सरोवर के किनारे ही होगा जो कि कैलाश पर्वत पर स्थित है। शय वालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो कवि वर्णन करता है कि वो जो सरोवर है उसके किनारे हरी हरी शैवाल, शैवाल मतलब एक तरह का छोटी वनस्पति जिसको हम आम भाषा में काई बोलते हैं, वो हरे हरे रंग की होती है जो नदियों में पानी के ऊपर जम जाती है और जो उस सरोवर के किनारे भी है। तो ऐसा, लेकिन कवि की कल्पना उसे इस रूप में देखती है कि मानो सरोवर के किनारे शैवालों की हरी दरी बिछी है जिस पर चकवा चकवी आपस में बैठकर एक दूसरे को देखकर खुश हो रहे हैं और प्रणय लीला कर रहे हैं। जैसा लगता है मानो वो आपस में खेल कर रहे हैं। और इसके साथ ही उन पहाड़ों पर बादलों को भी घिरते हुए देख रहा है कवि। दुर्गम बर्फानी घाटी में शत सहस्त्र फुट ऊंचाई पर अलखनाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। इधर चकवा चकवी अपनी प्रणय केली कर रहे हैं और दूसरी तरफ दुर्गम बर्फानी घाटी, मतलब बर्फ से ढकी हुई जो दुर्गम घाटी है उस पर सहस्त्र फुट ऊंचाई पर लग रहा है स्वयं की नाभि से उठने वाले परिमल सुगंध से ही कस्तूरी मृग उन्मादग्रस्त हो गया है और उसके उस सुगंध को इधर उधर ढूंढ रहा है और उसके पीछे भाग भाग कर देख रहा है कि वो यह इतनी सुंदर सुगंध आ कहाँ से रही है, किंतु उसे कहीं दिख नहीं रही है। तो उससे वो अपने आप पर चिढ़ भी जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि कस्तूरी मृग जो है उसकी नाभि में कस्तूरी मृग जो होता है उसकी नाभि में कस्तूरी पाई जाती है। कस्तूरी की बहुत अच्छी सुगंध होती है और वो जो चारों तरफ वातावरण में फैलती है तो उससे आदमी के मन को बड़ा उन्माद होता है, खुशी मिलती है, प्रसन्नता मिलती है। ये यहाँ पर कवि का कहना है कि इस पर्वत श्रेणी पर कस्तूरी मृग हैं, ऐसा उसकी कल्पना में है और जो कि अपनी ही
सुगंध से परेशान हो जा रहे हैं, और क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि ये सुगंध कहाँ से आ रही, किंतु वो उसको पाते नहीं हैं, तो अपने आप से चिढ़ जाते हैं। इसलिए चिढ़ जाते हैं कि वो सोचते हैं कि वो उसको खोज ही नहीं पा रहे हैं। इस तरह से कवि ने कस्तूरी मृग की कल्पना की है, जो कि पहाड़ों पर इधर उधर घूम रहे हैं और पहाड़ों पर बादलों को भी आते जाते देख रहे हैं। कहाँ गया धनपति कुबेर, वह कहाँ गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का। ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर, कौन बताए वह छाया में बरस पड़ा होगा ना यहीं पर। जाने दो वह कवि कल्पित था, मैंने तो भीषण जाड़ों में नभ चुंबी कैलाश शीर्ष पर। ऐसा माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर धन के देवता कुबेर जी रहते हैं, और जिस जगह रहते हैं, जिस स्थान पर रहते हैं, वह जगह अलकापुरी कहलाती है। इसी का वर्णन कवि ने इस पद्य में किया है। ये कवि पूछ रहा है कि वो कुबेर जो धनपति है, मतलब धन के भंडार रखने वाला कुबेर कहाँ पर है इस पर्वत पर, और कहाँ पर उसकी वह अलकापुरी है। नहीं ठिकाना कालिदास के व्यम प्रवाही गंगा जल का। और कालिदास ने भी मेघदूत की रचना की है, जिसके हिसाब से कि उसकी प्रिया को वो मेघ के माध्यम से अपने प्रेम संदेश भेजता है। तो यहाँ पर कवि उनको भी चिन्हित करते हुए कहता है कि यहाँ पर तो कालिदास का भी कोई ठिकाना दिख नहीं रहा है, और ना ही यहाँ पर जो आकाश से उतरने वाली गंगा है उनका भी कोई पता नहीं चल रहा है। बहुत ढूंढने पर भी उनका पता नहीं चल पा रहा है। यही ना गंगा जी का पता चल रहा है, और ना ही दूत रूपी मेघों का पता चल रहा है। वो कहाँ पर हैं जिनकी कल्पना कालिदास जी ने की है। अब कोई बताए कि ये जो मेघ रूपी छाया का वर्णन कालिदास ने किया है, क्या वो यहीं कहीं पर बरस के जा चुके हैं? क्योंकि अगर वो होते तो दिखते जरूर पहाड़ की चोटी पर। जाने दो वह कवि कल्पित था। कवि आगे कहता है कि जाने दो, कोई बात नहीं, वह कवि की कल्पना हो सकती थी, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। वरन इसकी जगह पर मैंने भीषण जाड़ों में नभचुंबी कैलाश शीर्ष पर महादेव को झंझा नील से गरज गरज भिड़ते देखा है। वरन इसके स्थान पर भीषण जाड़े में बर्फ से ढके हुए पहाड़ कैलाश पर्वत के चोटी पर महामेघ मतलब बादलों के एक बहुत बड़े समूह को झंझावात से जूझते हुए गरज गरज कर बरसते देखा है। आपस में बादल गरज गरज के ऐसी आवाज करते हैं मानो झंझावात हो, और बादलों का समूह बहुत जोर जोर से बरसता है उस कैलाश पर्वत पर, जिस कैलाश पर्वत पर बादल भी आते हैं और बादल भी घिरे रहते हैं। शत शत निर्झर निर्झरणी कल मुखरित देवदारु कानन में, शोषित धवल भोज पत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर, रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे। कवि की एक और कल्पना का प्रमाण देखिए। शत शत निर्झर निर्झरणी कल मुखरित देवदारु कानन में, पहाड़ों पर ही देवदार के वृक्ष पाए जाते हैं, और देवदार के वृक्षों से ढके हुए वन में शत शत मतलब कई सौ झरने कल कल की ध्वनि के साथ, झरने और छोटे झरने, बड़े झरने और छोटे झरने कल कल की ध्वनि के साथ बह रहे हैं, मानो वो मुखरित हो रहे हैं, मतलब सुनाई पड़ रहे हैं, उनकी कल कल ध्वनि सुनाई पड़ रही है देवदार के वनों में। शोणित धवल भोज पत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर, और उन वनों के भीतर क्या है? शोणित धवल भोज पत्रों से एकदम श्वेत स्वच्छ, श्वेत मतलब सफेद, धवल माने सफेद और शोणित माने स्वच्छ, भोज पत्रों से एक कुटी छाई हुई है। इस कुटी के अंदर
रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे। उनके उस कुटी के भीतर क्या देखते हैं कवि? देखते हैं कि रंग बिरंगे और खुशबू वाले फूलों से अपने बालों को सजाए हुए, कुंतल यानी बाल, अपने केशों को सजाए हुए और इंद्रनील की माला डाले शंख सरीखे सुदृढ़ गलों में, और इंद्रनील नामक पुष्प की माला डाले हैं अपने गलों में। कैसे गलों में? जो शंख के समान सुंदर और सुघड़ हैं। शंख को सुंदरता, गले की उपमा बहुत बार शंख से दी जाती है। शंख बहुत सुडौल और सुंदर होता है। तो ऐसे किसी व्यक्ति को देखा है कवि ने। कानों में कुवलय लटकाए शतदल लाल कमल वेणी में। कानों में अपने मतलब झुमके लटकाए हुए हैं। किस चीज के झुमके लटकाए हुए हैं? कमल के। और शतदल वाले कमल ही अपनी वेणी में यानी बालों में गूंथा हुआ है। कैसे बालों में? रजत रचित मणि खचित कला में। ऐसे बालों में जिनमें मणियां भी गूंथी हुई हैं। इसके अतिरिक्त रजत रचित मणि खचित कला में पान पात्र द्राक्षासव पूरित, और वहां पर द्राक्षासव एक प्रकार की सुरा है जिसको कि जो है कैसे पात्रों में डाल के रखा हुआ है? ऐसे पात्रों में जो चांदी से बने हुए हैं और जिनमें मणि और मुक्ता कलात्मक ढंग से लगाई गई हैं, उकेरी गई हैं। ऐसे द्राक्षासव मतलब ऐसी सुरा से भरे हुए ग्लास उस कुटी के भीतर रखे हुए हैं। कहाँ रखे हुए हैं? लोहित चंदन की त्रिपदी पर रखे सामने अपने अपने। लोहित यानी लाल, जो लाल रंग की लाल चंदन से बनी हुई त्रिपदी यानी 3 पैरों वाली तिपाई पर, 3 पैरों वाली तिपाई पर चांदी के ग्लास जो कि मड़ियों से उकेरे हुए हैं, उनमें सुरा भरकर रखे हुए हैं। नरम निगाद बाल कस्तूरी मृग छालों पर पलथी मारे, मदिरा अरुण आंखों वाले उन उन्मद किन्नर किन्नरियों की मृदुल मनोहर अंगुलियों को वंशी पर फिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। कितना चित्रमय वर्णन किया है कवि ने, जैसे पूरा चित्र आंखों के सामने आ जाता है कि सुरा से भरे हुए चांदी के पात्र जिसमें मणि और मणियां लगी हुई हैं और जो सुरा से भरा हुआ है, उसको लाल चंदन की तिपाई पर रखे हुए हैं। किन्नर किन्नरियां बैठे हुए हैं। कहाँ बैठे हुए हैं? जो कस्तूरी मृग, बच्चों के जो कस्तूरी मृग होते हैं उनकी जो छाल नरम नरम होती है उस पर बैठे हुए हैं पालथी मार कर, और उनकी आंखों में सुरा के कारण उनकी आंखें लाल हो गई हैं। सुरा पान करने के कारण, मदिरा पान करने के कारण उनकी आंखें लाल हो गई हैं और उस मदिरा पान से वो उन्मादित हो गए हैं किन्नर किन्नरियां। और उस उन्माद में, उस प्रसन्नता में वो अपनी कोमल और सुंदर उंगलियों को वंशी पर फिराते हैं, अर्थात वंशी को बजाते हैं। ऐसा चित्रमय वर्णन है। कहाँ पर? कैलाश पर, जहाँ पर बादल भी घिरते हैं और बारिश भी होती है। आज हम लोगों ने नागार्जुन जी के बारे में पढ़ा। अगर आपको समझ में आया हो बच्चों, तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाकी मिलते हैं आगे वीडियो में।